लैंड, सॉइल, वाटर एंड नेचुरल रिसोर्सेज एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो इसका हम पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 1 हमने कर लिया था। अगर किसी बच्चे को डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। और मुझे बेटा आप लोगों से ना एक बात करनी थी। आप लोग क्या करते हो ना, फर्स्ट पार्ट तो बहुत अच्छे से देख लेते हो, लेकिन आप सेकंड पार्ट नहीं देखते। देखिए सेकंड पार्ट में भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना फर्स्ट पार्ट होता है। मैं हमेशा बहुत बड़े बड़े लेक्चर्स नहीं बनाती ताकि आप लोग बोर ना हो जाओ। मैं चाहती हूँ कि आपको छोटे लेक्चर्स बना के उसमें अच्छा कंटेंट दे देना। सोचो मतलब अब मैं चाहती तो मतलब ये भी कर सकते थे कि क्लाइम में मैं उड़ा दूं या मैं बहुत ज्यादा डिटेल बना दूं, लेकिन मैं सारी इंफॉर्मेशन बहुत क्रिस्प तौर पे देती हूँ ताकि आपको थोड़े में ही बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिल जाए, ताकि आप उसको आराम से फ्रेम करके लिख सको। उसके बाद भी अगर मैं आपको समझाती, उसके बाद भी अगर कोई डाउट आ जाता है किसी बच्चे को, तो अपना कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। मैं एक एक बच्चे का आंसर करूंगी, आप करो तो सही कमेंट, ठीक है। और ये है कि सेकंड पार्ट भी देखना है सारे बच्चों को। और मेरी एक शिकायत आपसे एक और थी कि आप लोग वीडियो तो देखते हो लेकिन आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। तो सारे बच्चों को क्या करना है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि मुझे भी तो मोटिवेशन मिले ना, ताकि मैं आपके लिए जल्दी जल्दी आपके लिए लेक्चर्स लेके आऊं और इतने इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाऊं कि आप बिल्कुल भी बोर ना हो। अगर किसी को बच्चे को बोरियत फील होती है तो वो भी बोल सकता है कि मैम बोरियत हो रहा है, हमें कुछ इंटरेस्टिंग बताओ, तो मैं आपको नए नए एग्जाम्पल्स दूंगी, ठीक है, ताकि आप बिल्कुल भी बोर ना फील करो। क्योंकि स्टडी करना इज नॉट की बर्डन है, ये एक फन गेम है। क्या है, एक फन गेम। ठीक, चलो अब स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो हमने ये सब पढ़ लिया था, याद है बच्चों को? लैंड यूज क्या था, लैंडस्लाइड पढ़ा था, कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज कैसे होता है, सॉइल कैसे बनती है, क्या क्या फैक्टर्स थे हमारे सॉइल के, डिग्रेडेशन कैसे होता है हमारे सॉइल का, और हमारे उसके क्या कंजर्वेशन मेजर्स होते हैं, कौन कौन से मेथड से अपने सॉइल को बचा सकते हैं, मल्चिंग, रॉक डैम बना के, टेरेस फार्मिंग करके, इंटरक्रॉपिंग करके, शेल्टर बेल्ट बना के, काउंटर प्लगिंग करके। ठीक, अब देखो यहाँ से हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। अभी हमने देखा था कि हाँ लैंडस्लाइड क्या होता है, लेकिन फिर भी आपकी बुक में एक नया मतलब ऐसे एक नोट आ रहा था जो कि मुझे अच्छा लगा, तो मैं सोचा एक बार बता देती हूँ। जैसे देख रहे हैं माउंटेन है, यहाँ पे लोगों के घर है। अब हुआ क्या, लैंडस्लाइड होता क्या बेटा, मास मूवमेंट ऑफ द रॉक, कि पूरा एक बड़ा सा रॉक जो होता है वो ऐसे टूट टूट के यहाँ आ जाए। ठीक है, मास जो मूवमेंट है रॉक का, डेब्रिस का, या अर्थ डाउन हो जाए, या पूरी पूरी जो वो पूरी ऐसे जमीन है वो ही एकदम खिसक जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, लैंडस्लाइड बोलते हैं। ठीक है, और ये आता क्यों है लैंडस्लाइड, तो अगर कभी अर्थक्वेक आ जाए, सोचो हमारी जो बेल्ट जो हमारी पूरी जो ये है प्लेटों से बनी हुई है हमारी अर्थ, अगर इसमें मूवमेंट हो जाए और अर्थक्वेक आ जाए, उसकी वजह से हमारी जो लैंड है वो ऊपर नीचे हो जाती है, तो वो गिर जाता है। जैसे आपने ताश के पत्ते देखे हैं ना, उसको भी अगर हम थोड़ा सा भी हिला दें ताश के पत्ते को तो पूरा वो ढह जाता है। ऐसे अगर आपने बिल्कुल भी अपना मतलब ऐसे हमारी अर्थ की हमारी थोड़ी सी भी ये प्लेट्स, अगर हमारी अर्थ की प्लेट्स हिलती हैं तो उसकी वजह से ऊपर हमारे जो होते हैं वो बड़े बड़े लैंड गिरने लग जाते हैं, मतलब बड़े बड़े डेब्रिस या रॉक वगैरह गिरने लग जाते हैं। ठीक है, फ्लड की वजह से भी आ सकता है, या वॉल्केनो की वजह से। वॉल्केनो की वजह से कैसे आएगा, मतलब जैसे वॉल्केनो है तो वॉल्केनो में पूरा आपका मैग्मा निकला बाहर। अब मैग्मा निकला तो उसकी वजह से मैग्मा भी मूवमेंट हो रहा है, वहां पे रॉक भी लेके जा रहा है वो नीचे, तो इसकी वजह से भी आपकी क्या होती है, लैंडस्लाइड हो सकती है, और वहाँ की लैंड जो होती है वो वल्नरेबल हो जाती है, बहुत ऐसे उसको नुकसान पहुंच जाता है, तो इसकी वजह से वो सड़क के नीचे हो जाती है। ठीक, इसके अलावा अगर बहुत ज्यादा रेनफॉल हो जाए तो होता है ना, रेनफॉल के टाइम पे बोला जाता है कि हमें कभी भी ऐसे हिली एरियाज में घूमने नहीं जाना चाहिए, क्योंकि रेन की वजह से सोचो एक्सेसिव रेन हो गई तो उसमें पूरा जो ऊपर रॉक था उस रॉक को वो नीचे लेके आ गई रेन अपने साथ ही, तो इसकी वजह से भी हैवी लैंडस्लाइड हो जाती है। ठीक है, और फॉर्मेशन ऑफ द रिवर ब्लॉक, हाँ तो इसकी वजह से होता क्या, ऊपर से कभी कभी वो लैंड का टुकड़ा आता है और नीचे जो हमारी रिवर बह रही होती है या जो भी रास्ता होता है उसको ब्लॉक कर देते हैं बड़े बड़े रॉक की वजह से, जिसकी वजह से आपका फ्लड भी आ जाता है लैंडस्लाइड की वजह से। ठीक है, तो ये सारी दिक्कत होती है। अब देखो बेटा, इसकी बेसिस की वजह से केस स्टडी भी थी हमारी, जो पंजी विलेज जो है जो हमारे किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में थी हिमाचल प्रदेश की, तो यहाँ पर भी आपका एक बार लैंडस्लाइड आया था, जिसकी वजह से जो था जो ओल्ड हिंदुस्तान और जो तिब्बत वाली जो रोड थी उसमें बहुत ज्यादा बुरा इम्पैक्ट पड़ा था आपका। ठीक है, नेशनल हाईवे के ऊपर स्पेसिफिकली ये जो लैंडस्लाइड थी इसने इंटेंस ब्लास्टिंग कर दी थी, पंगी विलेज जो था उसमें बहुत ज्यादा तहस नहस हो चुकी थी। ठीक है, और बहुत ज्यादा कोलैप्स हो गया था, बहुत सारे जो डैमेज हो गए थे हमारे रोड को, विलेजेस को। ठीक है, और ये पूरा जो विलेज है मतलब पूरा जो ये पूरा बसा हुआ शहर है ना, मतलब जैसे उसको पूरा ही रीएलोकेट किया गया था कहीं और, तो सबको बिचार वो मतलब शिफ्ट किया गया ताकि वो लॉस ऑफ लाइफ जो है मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग कम मरे। ठीक है, तो ये अब एक्चुअली अगर कभी लैंडस्लाइड आ जाए तो हमें कौन कौन से तरीके ऐसे हैं जिसमें हम मिटिगेट कर सकते हैं, उसे कम कर सकते हैं। तो पहला एक जो तरीका है वो हमारे साइंटिफिक टेक्निक्स को हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि पहला हमें जो है पूरे अर्थ की जो है या मतलब जो भी आप जो एरिया में रहते हो उसके आपको पहले तो मैपिंग कर लेनी चाहिए।
कि कहाँ कहाँ पे वो चीजें हो सकती है, ठीक है। और आपको वहां से तुरंत शिफ्ट हो जाना चाहिए, आपको हजार्ड मैपिंग करनी चाहिए टू एलोकेट द एरियाज कौन कौन से आपके लैंडस्लाइड के हैं, और अवॉइड करना चाहिए कि वहां पे आपकी बिल्डिंग सेटलमेंट्स वगैरह ना हो, ठीक है। दूसरा, कंस्ट्रक्शन जो है आपकी रिटेंशन वॉल की, ऐसी जो वॉल है ना, ऐसी जो ये वॉल वगैरह है, इस तरह की वॉल वगैरह भी बना लेनी चाहिए, मतलब तो मतलब आपको जो खतरा है कि हाँ अगर एकदम से लैंड आए तो आपको तुरंत घर पे ना आ जाए, तो ऐसा हम कर सकते हैं, वॉल वगैरह बना सकते हैं। और तीसरा तरीका क्या है कि हम बहुत सारे वेजिटेशन उगा सकते हैं, हम पेड़ वेड़ उगा सकते हैं ज्यादातर, ताकि अगर कभी ऐसा रॉक वगैरह गिरेगी तो वो पेड़ों में ब्लॉक हो जाए, वो नीचे तक ना आए, जो लोग नॉर्मली रह रहे हैं उनको नुकसान ना पहुंचे, सर्वाइवल पे बात ना आ जाए। तो ये 3 मिटिगेशन के आप तरीके कर सकते हो, मैपिंग करना, अवॉइड करना वहां पे रहना जहाँ पे आपका खतरा आ सकता है। दूसरा, रिटेंशन वॉल बना लेना ताकि आपके ऊपर डायरेक्ट ना आए। तीसरा, हम अपने चौथा कि हम अपनी वेजिटेशन वगैरह उगा लेना, ताकि जिसकी वजह से हमारी जो रॉक है, मतलब ये सॉइल जो है वो लूज ना हो जाए और उसके साथ वो नीचे ना बह जाए, ठीक है। तो ये अब है बेटा नेक्स्ट टॉपिक है आपका वाटर, कि वाटर क्या होता है। तो वाटर जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा ही मतलब इम्पोर्टेंट है हमारे सर्वाइवल के लिए। और आपको पता है पूरे वर्ल्ड में, या मतलब सॉरी हाँ मतलब पूरे वर्ल्ड में बोल सकते हैं, पूरे अर्थ में बोल सकते हो, कितना पानी है। तो 3/4 जो है ना हमारा पानी है, 3/4 हमारा जो अर्थ का सरफेस है वो किससे कवर है, वो वाटर से कवर है। आपको पता है इसी की वजह से हमारा जो प्लेनेट है उसको क्या बोलते हैं, वाटर प्लेनेट भी बोलते हैं। और पानी जो है वो दिखता कैसा, ऐसा ब्लू ब्लू सा दिखता है ना हमें बहुत ज्यादा, तो हम इसे ब्लू प्लेनेट भी बोलते हैं कभी कभी, ठीक है। और जो ओशन बेटा जो ये बने हैं, जो हम ये ओशन देख रहे हैं, ये सब जो बने हैं वो अभी नहीं बने हैं, उनको बनने में 3.5 मिलियन ईयर्स लगे हैं, बिलियन ईयर्स, बहुत ज्यादा, ठीक है। कितने सालों पहले ही वो बना है। और आज की डेट में भी हम देखते हैं कि हमारे ओशन में बहुत ज्यादा पानी है, 2/3 हमारी जो अर्थ की सरफेस है वो हमारे लिए पानी है, ठीक है। और इस पानी की वजह से बहुत सारी, आपको पता है बहुत सारे हमारे प्लांट की वैरायटी और एनिमल की वैरायटीज भी जो है वो है सस्टेन कर रही है। जैसे अभी हमने ये डॉल्फिन ही देख रहे हैं, तो डॉल्फिन क्यों है, क्योंकि इतना सारा पानी है, ठीक। अब देखो कि आपका जो पानी है ना बेटा, ओशन वाटर जो है ना वो कितना अगर सलाइन है, मतलब आपको पता है ओशन वाटर जो है थोड़ा सा खारा है, हम उसे पी नहीं सकते, मतलब इतना पानी है लेकिन उसके बावजूद भी आप ओशन का वाटर डायरेक्ट पी नहीं सकते। अगर आपने पी लिया तो आप बीमार पड़ सकते हो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सलाइन है, बहुत ज्यादा नमकीन है वो पानी, ठीक है, खारा खारा सा लगेगा आपको। और वहीं दूसरी जगह अगर आप देखा जाए तो हम पीते कौन सा पानी है, तो हम पीते हैं फ्रेश वाटर। कौन सा पानी पीते हैं हम, फ्रेश वाटर। लेकिन फ्रेश वाटर जो है हमारे लिए वो कितना अवेलेबल है, इतने सारे पानी में सिर्फ 2.7% जो है वो हमारा फ्रेश वाटर अवेलेबल है। और ये जो 2.7% भी है, उसमें भी आपका जो 70% जो पानी है वो आपका आइस शीट की फॉर्म में वो है, सिक्योर्ड है, जैसे कि ये है आइस शीट, या ग्लेशियर जो है, इस तरह के जो ग्लेशियर और बड़े बड़े जो होते हैं हमारे ग्लेशियर्स, उनमें है, जो कि आपके अंटार्कटिका में है, ग्रीनलैंड में है, या माउंटेन रीजन में है। और इन पानी को तो हम पी नहीं सकते, हम तो जाते नहीं ग्लेशियर के पास अपना पानी लेने के लिए कि भैया पानी तो दो हमें, नहीं ना, ना हम आइस शीट को लेके आते हैं घर पे कि तोड़ो और पियो, नहीं। तो ये ड्यू टू हम इसको हम क्या करते हैं, हम ऐसे ला नहीं सकते, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इनएक्सेसिबल है, तो उस तक हम पहुंच नहीं सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सिर्फ 8% जो फ्रेश वाटर है ना वही हमारे लिए अवेलेबल है, और वही हम डायरेक्टली यूज करते हैं कंजप्शन के लिए, ठीक है। अब वो अवेलेबल तो है, लेकिन वो कैसी फॉर्म में अवेलेबल है, कहाँ अवेलेबल है, तो वो हमारा ग्राउंड में अवेलेबल है, तो एज अ ग्राउंड वाटर के तौर पे आपका अवेलेबल है, ठीक है। और एज अ सरफेस वाटर के तौर पर भी अवेलेबल है। तो ग्राउंड वाटर या सरफेस वाटर, और सरफेस वाटर में भी कैसे, ग्राउंड वाटर में तो जो आपके अंडरग्राउंड होता है पानी वो, और सरफेस वाटर में भी कैसे, रिवर्स में, लेक्स में, इन सब में, ठीक है। और एक और वे में भी है हमारे वाटर वेपर जो होता है हमारे एटमॉस्फेयर में, आपको पता है पूरे एटमॉस्फेयर में भी हमें जो चिप 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 लगता है ना वो हम वाटर वेपर बोलते हैं, ठीक है। तो वाटर वेपर की फॉर्म में भी अवेलेबल है हमारे एटमॉस्फेयर में। तो ये है हमारे पास फ्रेश वाटर, ठीक। अब देखते हैं फ्रेश वाटर जो है वो बहुत ही ज्यादा मोस्ट प्रीशियस सब्सटेंस है हमारे अर्थ पे। हम सोच रहे अलग अलग, हम अभी आपने मिशन सुना होगा, चंद्रयान मिशन गया, ये मिशन गया, वो मिशन गया, ये सब क्यों जा रहे हैं, ये पता करने के लिए कि जो मून है, या जो मतलब मून पे हमारा पानी है या नहीं है, मून पे पानी होगा तो लाइफ कैसे सस्टेन होगी, तो ये सब ढूंढने गए, ठीक है। तो देखो फ्रेश वाटर कितना इंपॉर्टेंट है कि उसे सिर्फ हम मतलब पूरे अर्थ पे ही नहीं, हम बाहर भी ढूंढने जा रहे हैं कि भैया पानी है, पानी है, पानी है। क्यों हम ढूंढने जा रहे हैं, क्योंकि हमने तो अपना बहुत सारा पानी वेस्ट कर दिया है, हाँ। तो ये भी एक रीजन है। अब आपको एक चीज पता है कि पानी जो है ना हम उसमें ऐड कर सकते हैं ना उसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं पूरे अर्थ से, बस उसके हम फॉर्म चेंज कर देते हैं। जैसे कि पहले ही हमारा ये ओशन में मान लो पानी, अब ओशन के पानी से क्या हुआ, इवेपोरेट हुआ, इवेपोरेशन हुआ, आपकी इवेपोरेशन से क्या बना, क्लाउड बना।
लेकिन ये क्लाउड जो बना उसने जाके इधर जो है आपके थोड़ा आगे बढ़ के यहाँ पे बारिश कर दी, तो यहाँ पे फिर से पानी हो गया, मतलब यहाँ से पानी ऊपर गया, मतलब माइनस हुआ, लेकिन उसके फॉर्म में हमारे क्लाउड के फॉर्म में बन गया और हमारे एटमॉस्फेयर में पूरा पानी रहा, और यही पानी आपने बाहर आगे जाके कहीं गिरा दिया तो रेनफॉल के फॉर्म में फिर से नीचे आ गया। तो वही हम कह सकते हैं कि पानी ना ही ऐड होता है ना ही सब्ट्रैक्ट होता है, बस उसकी फॉर्म चेंज होती रहती है, कभी इस फॉर्म में, कभी इस फॉर्म में, कभी इस फॉर्म में। ठीक है, तो इट्स अबेंडेंस ओनली सीम टू वेरी बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट मोशन, और ये बहुत ज्यादा पानी है, बट हमारे पास जो फ्रेश वाटर है ना वो बहुत कम है। ठीक है, अब देखो ये पानी कहाँ कौन कौन से फॉर्म में यहाँ पे बता रखा है, वही ओशन में है, ये रहा ओशन, या तो आपके एयर में है, मतलब यहाँ पे कहीं आपके सस्टेन कर रहा है, या तो आपकी लैंड पे आ गया जो आपने यहाँ बारिश कर दी। ठीक है, या तो इवेपोरेशन किया तो ये आपकी क्लाउड की फॉर्म में आ गया, प्रेसिपिटेशन वही रेनफॉल की फॉर्म में नीचे आ गया। तो इस पूरे को हम बोलते हैं भी क्या है, इस पूरे को हम बोलते हैं वाटर साइकिल, की वाटर की पूरी साइकिल है यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज है। अब क्या है कि प्रॉब्लम क्या है हमारी वाटर अवेलेबिलिटी में, मतलब हमने देख लिया, देखो इतना मतलब पानी है या जो भी है हमारे पास, रिवर्स है, ये सब चीजें हैं, तो पानी बेटा, पानी की प्रॉब्लम क्या है कि स्केर्सिटी है हमारी पानी की। स्केर्सिटी का मतलब क्या होता है, पानी की बहुत कमी है। ठीक है, स्केर्सिटी, स्केर्सिटी मतलब कमी होना। और सिर्फ ये हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं हुई है बेटा, ये पूरे वर्ल्ड के लेवल पे प्रॉब्लम चल रही है। क्यों चल रही है, क्योंकि हम, पहली बात अगर मैं अपना रीजन दूं तो हम लोग इतना वेस्ट कर देते हैं पानी। कितने सारे बच्चे यहाँ पे होंगे ना जो ब्रश करते टाइम टैप खोल के और फिर ब्रश करते हैं, तो सिर्फ जब हम टैप मतलब ब्रश कर रहे हैं उसमें कितना सारा हम पानी वेस्ट कर देते हैं। इसलिए हमेशा बोला जाता है कि हमें हमेशा एक मग में लेके हमेशा ब्रश करना चाहिए, हमें ऐसे रनिंग वाटर से कभी ब्रश नहीं करना चाहिए। दूसरा एक और बताऊं, बहुत सारे बच्चे या बड़े लोग क्या होते हैं, शावर लेते हैं। अब शावर में आप कितना सारा पानी गिरा देते हो आपको पता ही नहीं चलता। अब इंडिया में इस चीज की वो है कि चलो इंडिया में शावर कम लेते हैं लोग, क्यों, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बकेट वाला सिस्टम ज्यादा है कि हम बाल्टी होनी चाहिए घर में, लेकिन बाहर अगर आप देखो तो सब लोग शावर से वो कर रहे हैं। ठीक, तो इसमें भी क्या है बेटा, ये क्या है, ये हम इतना ज्यादा पानी गिरा देते हैं। दूसरा, हम इधर उधर बहुत पानी वेस्ट करते हैं कि हाँ यहाँ पे हो गया पानी गिरा दिया, वहां पानी गिरा दिया। ठीक है, और बहुत सारा पानी जो होता भी है हम उसको भी गंदा कर देते हैं। जैसे कि हमारे जो ओशन में या रिवर में जो पानी है, हम उसमें क्या कर देते हैं, इंडस्ट्रीज का कचरा डाल देते हैं, तो उसमें जो पीने वाला पानी था वो भी आपका खराब हो गया। रिवर में भी लोग यही करते हैं, कचरा डाल देते हैं, इसकी वजह से क्या होगा, जो आपका अच्छा पानी है वो तो आपने खराब ही कर दिया। तो यही है कि हमारे यहाँ पे क्या स्केर्सिटी है, और स्केर्सिटी कहाँ कहाँ पे है, अफ्रीका में, पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है वहां पे दिक्कत आ गई है। वेस्ट एशिया में तो पहले से थी, वेस्ट एशिया में कौन सी कंट्रीज आती है, जैसे सऊदी अरेबिया, पता ही आपको, बहुत बड़ा डेजर्ट है वहाँ पे। अफ्रीका में तो पहले से भी डेजर्ट है, एक सहारा डेजर्ट, लेकिन उसके बावजूद भी पानी की कमी है वहाँ पे। वेस्ट एशिया मैंने आपको बता दिया कि हाँ आपका सऊदी अरेबिया वगैरह में जैसे जगह पे पानी की कमी है। साउथ एशिया में आपका इधर जो नीचे वाली साइड है उधर भी आपका ओशन वाटर तो बहुत है, लेकिन पानी की कमी हो चुकी है। जो हमारे इंडिया वाला पार्ट है, इंडिया और इंडिया के आसपास की जो कंट्रीज है ना उधर। ठीक है, यूएसए का भी अगर आप देखा जाए तो पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न जो यूएसए है वहां पर भी पानी की बहुत ज्यादा कमी है। ठीक है, अब वहां पे भी कहाँ कहाँ पे कमी है, जैसे कि मैक्सिको में कमी है, साउथ अमेरिका में कमी आ चुकी है, ऑस्ट्रेलिया में कमी आ चुकी है। ये सारे ही लोग आज की डेट में पानी की कमी फेस कर रहे हैं, और कौन से पानी की, फ्रेश वाटर सप्लाई की शॉर्टेज। ठीक है, अब जो हमारी कुछ कंट्रीज जो है वो हमारी क्लाइमेटिकल जोन लोकेटेड होती है, ऐसे क्लाइमेटिकल जोन में जहाँ पे पहले से ही मोस्ट सस्पेक्टेबल है टू ड्रॉट्स के लिए, और फेस करेंगे ही करेंगे वो पानी की स्केर्सिटी। ठीक है, और वहां पे वाटर शॉर्टेज होती है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि सहारा डेजर्ट है, अब वहां पे तो वो तो डेजर्ट एरिया है, तो वहां पे तो बेटा पानी की कमी रहेगी ही रहेगी, ये कुछ तो हमारी क्लाइमेटिकल वजह से है। ठीक है, अब वही वाली बात इसने बोल दी कि कॉन्सिक्वेंस ऑफ द वेरिएशन ऑफ द सीजनल या तो एनुअल प्रेसिपिटेशन की वजह से, कि वहां पे सीजनल या एनुअल प्रेसिपिटेशन जो है वहां पे कम होती है या स्केर्सिटी है। इस कॉज बाय द ओवर एक्सप्लोटेशन। अब देखो कहीं कहीं पे और कमी किस वजह से हो गई है, ओवर एक्सप्लोटेशन की वजह से, कि हमने बहुत ही ज्यादा अपना पानी यूज कर लिया है, या तो अपने हमने कंटामिनेशन कर दिया, वही मैंने बताया ना कि अपने इंडस्ट्रीज का पानी जो है आपने बाहर डाल दिया, आपने रिवर्स में डाल दिया, तो रिवर्स भी सारी पॉल्यूटेड हो गई। अब रिवर्स का वो पानी हम पी नहीं सकते, इतना कीचड़ जैसा पानी हो गया। एग्जाम्पल दो तो आपका यमुना लेक, यमुना लेक में आपने कभी देखी है, आपको ना उसमें कभी न्यूज में, कितना गंदा हो चुका है उसका पानी, इतना गंदा लगता है उसका पानी कि आप पी नहीं सकते। ठीक है, वो अनफिट हो गया, अगर कोई पी भी लेता है डायरेक्टली उसे तो वो बीमार पड़ जाएगा तो। ठीक है, ये अब देखो कि हम अपने वाटर के रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व कर सकते हैं। तो हम पहला, हम बहुत सारा फॉरेस्ट उगा सकते हैं। ठीक है, और फॉरेस्ट में क्या होता है कि जैसे अब आप फॉरेस्ट उगा लोगे तो होगा क्या, फॉरेस्ट उगाने से आपकी जो रेनफॉल होगा, जब बारिश आएगी तो आपकी जो नीचे जो सॉइल है उसमें वो पानी जो अपने अंदर लेके वो सीधा ग्राउंड वाटर को वो कर देगी, अंडरग्राउंड जो वाटर है उसको आपको रिचार्ज कर देगी, क्योंकि अंडरग्राउंड वाटर भी हम बहुत सारा निकालते हैं एग्रीकल्चर करने के लिए, और एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा हमारा पानी लगता है। आपको पता है 1 किलो चावल उगाने में 5,000 किलो, सॉरी 5,000 लीटर पानी लगता है 1 किलो चावल में, और वो चावल तो वैसे वेस्ट कर देते हैं, मम्मी हम नहीं खा रहे, है ना।
लेकिन आपको पता है 5,000 लीटर की वैल्यू है उस चावल की, इतनी। भले उसके रेट इतने नहीं है लेकिन उसमें पानी इतना ही लगा बेटा। मुझे पता है बहुत बच्चों को हैरानी हुई होगी कि इतना पानी कैसे लग सकता है। एक काम करना सारे बच्चे, गूगल करना आज, गूगल करना और चेक करना कि सच में 1 किलो चावल उगाने में कितना हमारा पानी लगता है। ठीक है, अब देखो, तो पहला तो यही हो गया फॉरेस्ट उगाओ, जितना फॉरेस्ट उगाओगे उतना ज्यादा जो पानी है वो हमारे नीचे जाएगा, और नीचे जाएगा जितना, कोई हमारा अंडरग्राउंड वाटर जो है हमारा रिचार्ज होगा। ठीक। दूसरा है वाटर हार्वेस्टिंग। वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है, अपने जो लोग घर होते हैं, जैसे आप पंजाब वाला इलाका देखो या बहुत सारी जगह पे देखो, लोग क्या करते हैं पानी इकट्ठा करके रखते हैं। राजस्थान में भी है ऐसी बहुत सारी जगह, यहाँ पे लोग अपने घर के ऊपर वाटर हार्वेस्ट करते हैं या खेतों में वाटर हार्वेस्ट करते हैं। गड्ढा खोद देते हैं जिससे वो बहुत सारा पानी इकट्ठा होता है और खेती में वही पानी यूज कर लेते हैं, जो बारिश वारिश आती है उसमें पानी उसमें जमा हो जाता है और खेती के टाइम पे उसे यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज है। कैनल आप यूज कर सकते हो इरिगेटेड फील्ड के लिए, और वो भी हमें जितना हो सके मिनिमाइज करना चाहिए लॉस बाय द वाटर सीपेज। मतलब बीच में कहीं ऐसे पानी खराब ना हो रहा हो, वेस्ट ना जा रहा हो, उसका ध्यान रखना चाहिए। ठीक। तीसरा है आपका स्प्रिंकल्स। ये देखो इस ये जो दिख रहा है स्प्रिंकल, इस स्प्रिंकल का यूज करना चाहिए। स्प्रिंकल से क्या होता है ना, आप थोड़ा सा ही पानी बहुत दूर दूर तक ऐसे डाल सकते हो, यहाँ तक पानी आ रहा है, सोचो यहाँ पे स्प्रिंकल कर रहा है लेकिन यहाँ तक पानी आ रहा है। तो इस तरीके का आप यूज कर सकते हो। ड्रिप इरिगेशन यूज कर सकते हो जिसमें आप पूरी प्रॉपर पाइप लग जाती है, उससे आप जो प्लांट है उसको ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी दोगे जितना मतलब उसे चाहिए, बिल्कुल भी एक्सेस वेस्ट नहीं होगा उसमें। ठीक है, तो वो भी आप यूज कर सकते हो। वही है जैसे यहाँ पे ड्रिप इरिगेशन, इससे क्या होता है बहुत कम से कम पानी वेस्ट होता है हमारा। और पता है ड्रिप इरिगेशन जो है आपके इसराइल जो एक कंट्री है ना, हम वहां से लेके आए हैं और वहीं से हमने टेक्निक सीखी, और ये बहुत अच्छी टेक्निक है क्योंकि उनके पास पानी नहीं है ना, इसलिए उनको पानी की इंपॉर्टेंस पता है। हमारे पास पानी है तो हम लोग वेस्ट करते हैं। ठीक। ये, तो ये सारे मेथड हम यूज कर सकते हैं अपने कंजर्वेशन में। फॉरेस्ट लगाना, अगर आप फॉरेस्ट भी लगा सकते हो तो आप प्लांट लगा सकते हो, आप अपने घर के नियर बाय प्लांट लगा लो। वाटर हार्वेस्ट करना ताकि मतलब थोड़ी जगह गड्ढा वड्ढा खोद के जहाँ पे पानी इकट्ठा हो और आप उसे फिर से रीयूज कर सको। स्प्रिंकल्स वगैरह का यूज करना है इरिगेशन में, ताकि आपका कम से कम पानी में ज्यादा से ज्यादा जो हमारे सॉइल है या ये एरिया है वो फट हो जाए, इरिगेटेड हो जाए। ठीक। अब देखो बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेचुरल वेजिटेशन कैसी है और हमारी वाइल्ड लाइफ कैसी है। नेचुरल वेजिटेशन में क्या होता है बेटा, वाइल्ड नेचुरल वेजिटेशन और जो वाइल्ड लाइफ जो है वो एग्जिस्ट करती है ओनली द नैरो जोन ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन द लिथोस्फीयर एंड द हाइड्रोस्फीयर एंड द एटमॉस्फेयर दैट वी कॉल द बायोस्फीयर। ठीक है, मतलब ये यहाँ पे ये बोल रहा है कि हमारी नेचुरल वेजिटेशन जो है, हमने देखा ना बहुत सारे फूल पत्ते हैं हमारे आसपास, बहुत सारी प्लांट की वैरायटी अवेलेबल है, बहुत सारे जानवरों की वैरायटी अवेलेबल है। ठीक है, अब देखो आप लोगों को पता है बायोस्फीयर क्या होता है। बायो मतलब जीवन, स्फीयर मतलब आसपास सराउंडिंग। तो ऐसा एरिया जहाँ पे जो लिविंग बींग्स हो, वो इंटर रिलेटेड हो और इंटर डिपेंडेंट हो एक दूसरे के ऊपर, ईच अदर फॉर सर्वाइवल। एक दूसरे उसके ऊपर सर्वाइवल के लिए क्या करते हैं, वो डिपेंडेंट हो, उसको क्या बोलते हैं हम, बायोस्फीयर। अब देखो जो लाइफ है, दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम जो होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। जहाँ पे मतलब यही लिविंग बींग जो नॉन लिविंग के ऊपर डिपेंडेंट करती है या एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है, इंटर रिलेटेड है। और इससे आपका पूरा इकोसिस्टम बना हुआ है, पूरा एक दूसरे के ऊपर सब डिपेंडेंट है। चींटी नॉर्मल फूड के ऊपर, फिर चींटी के ऊपर कोई है। ठीक, तो ऐसे करके हम डिपेंडेंट, जैसे चींटी तो चलो छोटा सा एग्जाम्पल हो गया, मैं थोड़ा बड़ा बता देती हूँ। जैसे आपका ये है, बकरी घास खाती है। ठीक है, बकरी को शेर खाता है, फिर शेर को तो ये एक तरह का फूड चेन हो गया ना। तो इस तरीके से डिपेंडेंस है, हम लोग भी डिपेंडेंट है प्लांट के ऊपर, है ना, हम लोग डिपेंडेंट है अपने उसके ऊपर भी, प्लांट के ऊपर भी हम डिपेंडेंट है। हम प्लांट्स वगैरह भी खाते हैं, हम जानवरों के ऊपर भी डिपेंड है, जैसे बकरी वगैरह खाते हैं, बहुत लोग नॉनवेज खाते हैं तो हैन खाते हैं। ठीक, तो इस तरह का, तो एक दूसरे पर डिपेंडेंट होना पड़ता है। अब देखो जो हमारी वाइल्ड वेजिटेशन है और जो वाइल्ड लाइफ है, ये भी क्या है, वैल्यूएबल रिसोर्सेज है। ठीक है, बहुत ज्यादा इनकी वैल्यू है। अब होता है प्लांट्स जो होते हैं हमें क्या क्या देते हैं, वो हमें टिम्बर देते हैं। ठीक है, वो हमें शेल्टर देते हैं रहने के लिए, प्लांट्स की वजह से हम लकड़ी के घर बना पाते हैं। सिर्फ हमें ही शेल्टर नहीं देते प्लांट्स, एनिमल को भी शेल्टर देते हैं। सोचो जो आपके बंदर हैं या आपके बहुत सारे जानवर हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया कि शेर वेर है, क्या वो आपके घरों में रह सकता है, नहीं। वो जंगल में रहता है जहाँ पे आप, वो तो नहीं खाता घास वास, लेकिन रैबिट है या कोई और छोटे छोटे जानवर है, वो आपका घास और ये जो फूल पत्ते ये सब खाते हैं और वो डायरेक्टली एनिमल्स को खाता है। ठीक है, और हमें प्लांट क्या देते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं ताकि हम लोग सांस ले पाए, हमारे सॉइल को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं अपने हमारे प्लांट जो है वो सुपरमैन की तरह काम कर रहे हैं, जो हमें टिम्बर दे रहे हैं, मतलब लकड़ी दे रहे हैं काम उसके लिए, अपने घर बनाने के लिए, एनिमल्स वगैरह को जगह दे रहे हैं रहने के लिए, हमारे लिए ऑक्सीजन दे रहे हैं, हमारी सॉइल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, हम प्लांट्स के थ्रू ही मतलब हम क्रॉपिंग वगैरह कर सकते हैं, शेल्टर बेल्ट बना सकते हैं प्लांट्स को एज अ,
प्लांट ही हेल्प करते हैं, आपका अंडरग्राउंड का जो वाटर है उसको रिचार्ज करने में भी हेल्प करते हैं। और प्लांट हमें फ्रूट्स देते हैं, नट्स देते हैं, लेटेक्स देते हैं, टर्पाइन का ऑयल देते हैं, टर्पेटाइन ऑयल, गम देते हैं। ठीक है, वो वाला गम नहीं है, ये अलग से जो गम है जो आपका यूज होता है इंडस्ट्रीज में। आपके बहुत सारे आपके मेडिसिनल प्लांट्स देते हैं, मतलब आपकी दवाइयां देते हैं। ठीक है, पेपर भी हमारा प्लांट से आता है। सोचो आज सारे बच्चे पेपर पे लिख रहे हैं, हम लोग सब अपना करते हैं, होमवर्क करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो ये पेपर भी हमें प्लांट से मिला है। तो इससे दिख रहा है कि प्लांट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग क्या करते हैं, डिफॉरेस्टेशन करते हैं, काटते हैं पेड़ों को। हम पेड़ उगाने के बारे में सोचते ही नहीं हैं। और हम सोचते हैं कि हम क्यों उगाएं, क्यों नहीं उगाएं। जब हर इंसान को दे रहा है प्लांट, तो प्लांट तो कभी भेदभाव नहीं कर रहा कि नहीं इसने मुझे काटा है तो मैं इसको नहीं दूंगा। तो हम क्यों ऐसा सोचते हैं कि नहीं, हम क्यों प्लांट उगाए, अभी तो हम छोटे हैं। नहीं, आप भी उगा सकते हो, और आप अपनी पिक्चर भी शेयर कर सकते हो कि हाँ अपने फ्रेंड्स को, ताकि आप दूसरों को मोटिवेट भी करो। ठीक है, और अभी तो सीजन भी है, अभी तो आपका मॉनसून का सीजन है, तो आप अभी प्लांट उगाओगे तो उग भी जाएगा, बहुत अच्छे से ग्रो भी होगा, फिर आपको खुशी भी होगी कि प्लांट आपने उगाया। ठीक है, अब देखो बहुत सारे ही यूजेस हैं आपके प्लांट के, और अभी तो ये थोड़े से बताया, मतलब मैंने, बहुत सारे यूज हो सकते हैं आपके प्लांट के। ठीक है, और इसको आपको लिखना है एग्जाम में। ठीक है, जब आएगा क्वेश्चन तो। अब देखो आपकी जो वाइल्ड लाइफ है उसमें क्या है, वाइल्ड लाइफ में आपका आता है वाइल्ड लाइफ, मतलब ऐसे जो आपके जानवर टाइप है, जहाँ पे लाइफ है वाइल्ड वाली, जो आपके जंगलों में रहते हैं। जैसे एनिमल्स रहते हैं बहुत सारे, आपके बर्ड्स रहते हैं, है ना, आपका इंसेक्ट्स रहते हैं। ठीक है, एज वेल एज एक्वेटिक फॉर्म के भी होते हैं, मतलब ये तो सारे आपके ग्राउंड पे जो फर्श में रहते हैं। अब एक्वेटिक मतलब पानी में भी ये सब रहते हैं, पानी में भी आप जो पानी वाले प्लांट है उसके ऊपर आपके जानवर है, मतलब छोटी मछलियां हैं, बड़ी मछलियां हैं। ठीक है, और बहुत अलग अलग टाइप के आपके वहाँ जैसे कोरल्स है, तो ये सब चीजें। अब देखो बेटा, इन सब से हमें मिलता क्या है, तो इनसे हमें मिल्क मिलता है, मीट मिलता है, आपको वुल मिलता है, ये सब चीजें मिलती है। ठीक है, अब देखो, अब हम सोचते हैं यार ये चींटी क्यों होती है, ये छोटे छोटे कीड़े क्यों होते हैं, मधुमक्खी क्यों होती है। अब होता है मधुमक्खी नहीं होगी ना तो हम लोगों को खाना ही नहीं मिल सकता। और सोचो मधुमक्खी तो हमें कुछ खाना देती नहीं है, लेकिन जो हमारी मधुमक्खी है इसकी वजह से हमारा पॉलिनेशन बहुत अच्छे से होता है। क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन मतलब वो एक प्लांट को ग्रो करने में आपको हेल्प करती है। ठीक है, तो हेल्प इन द पॉलिनेशन ऑफ द फ्लावर्स, ये चीज है। और हैव एन इम्पोर्टेंट रोल टू प्ले एज अ डिकम्पोजर इन द इकोसिस्टम, कि आपकी इकोसिस्टम को उसको, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उसका। ठीक है, मतलब इको सिस्टम में भी आपका हाँ, डिकम्पोजर के तौर पर भी आपका रोल है। जैसे मान लो आपका अगर कोई जानवर मर जाता है तो उसको सड़ाने में भी कौन हेल्प करता है, डिकम्पोजर की तरफ भी कौन हेल्प करता है, इंसेक्ट्स। ठीक है, तो मैंने बी का एग्जांपल दे दिया कि बी हमें हनी भी देती है, और बी आपकी हेल्प करती है पॉलिनेशन करने में भी, मतलब प्लांट को ग्रो करने में भी। और जो बाकी इंसेक्ट्स होते हैं वो डिकम्पोजर की तरह भी काम करते हैं। देखा ना, कोई जानवर मर जाता है तो क्या जानवर की डेड बॉडी जिंदगी भर तक वहीं पड़ी रहती है, नहीं, वो कुछ टाइम बाद दिखती ही नहीं है, गायब हो जाती है। पहले स्मेल आती है गंदी सी, फिर उसके धीरे धीरे वो सड़ने लग जाती है, फिर गायब हो जाती है। तो गायब क्या होती है, वो डिकम्पोज होकर जो छोटे और उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो उस पे लग जाते हैं, कीड़े मकोड़े ये सब लग जाते हैं, और उसको खा जाते हैं, और खा के वो सॉइल को बहुत सारा फर्टाइल भी बना देते हैं। तो डिकम्पोजर मतलब हमारे साफ करने का भी काम करते हैं। कुछ कुछ बर्ड्स जो होते हैं ना वो फीड करती है इंसेक्ट्स के ऊपर, और बर्ड्स भी हमारी डिकम्पोजर की तरह काम करती है, ये क्लीन करने के लिए। वल्चर जो होता है ना, ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू फीड ऑन द डेड लाइफ, और जो वल्चर होता है ये भी एक बड़ा सा जो ये है, ये भी यही काम करता है, ये भी खाता है, ऐसे जो मरे हुए जानवर होते हैं ना उनको ये खाता है, डेड लाइफ स्टॉक को खाता है। और ये काम कैसे करता है, डेड लाइफ स्टॉक इज द स्कैवेंजर एंड द कंसिडर वाइटल क्लींजर, तो इसको हम क्लींजर भी बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत सारे जो आपके जानवर वगैरह मर जाते हैं उनको खा लेते हैं। तो अगर नहीं खाएगा तो सोचो वो इतने सारे इतने दिनों तक पड़े रहेंगे तो उतना सड़ेगा, इतनी गंदी स्मेल आएगी, और आपका एनवायरमेंट भी वो होगा, ठीक है, पॉल्यूटेड होगा। तो ये वल्चर भी उसको क्लींजिंग का काम करता है, साफ करने का। ठीक है, तो एनिमल्स जो होते हैं चाहे वो छोटे हों, मतलब बड़े हों या छोटे हों, सारे ही हमारे एनवायरमेंट के जरूरी होते हैं। हम सोचते हैं मच्छर क्यों होते हैं मम्मी, लेकिन मच्छर को भी कोई खाता है, कौन खाता है पता है किसी को, हमारी छिपकली। ठीक, तो छिपकली घर में होना, हम तो बोलते हैं छिपकली से डर लगता है, छिपकली नहीं होनी चाहिए, लेकिन छिपकली होती तो आपके घर में मच्छर मच्छर नहीं होते, मक्खी वक्खी नहीं होती, क्योंकि वो उसे खा जाती है। ठीक, तो सब लोग बेटा एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, अब है हमारी जो नेचुरल वेजिटेशन है, अभी मैंने बताया ना वेजिटेशन, ये देखो वेजिटेशन जो है हमारी, ये बहुत अलग अलग तरीके से ग्रुप कर रही हुई है, कि जो हमारी ग्रोथ है वेजिटेशन की वो भी डिपेंड करती है प्राइमरली टेम्परेचर पे और मॉइस्चर पे, कि हमारी वेजिटेशन कैसी होगी। और देखो कहीं कहीं आपने देखा होगा कि बहुत ही डेंस फॉरेस्ट है, मतलब बिल्कुल ही पेड़ है, इतने सारे सारे पेड़ है, अच्छी जगह जगह पेड़ है, और आप बिल्कुल रास्ता ही नहीं दिख रहा आपको जंगल से निकलने का, बहुत पतला पतला रास्ता है। तो ये कैसे, और कहीं कहीं भी दिखते हैं ये एक पेड़ है, उधर एक पेड़ है, उधर एक पेड़ है, आराम से जगह रास्ता ही रास्ता है निकलने का। ठीक है,
तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि कहीं पे इतने घने पेड़, कहीं पे इतने कम पेड़। तो डिपेंड करता है दो चीजों पे, एक होता है टेम्परेचर और एक होता है मॉइस्चर। ठीक है। अब देखो जो मेजर वेजिटेशन जो है टाइप्स ऑफ वर्ल्ड, उसको हम ग्रुप कर सकते हैं फॉरेस्ट में, कि ऐसे फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड्स में, स्क्रब्स में और टुंड्रा में। तो इन सब में हम इसको ग्रुप कर सकते हैं। ठीक है। अब देखो इन एरियाज, जैसे अगर हम एरियाज देखें, जैसे कि इन एरियाज ऑफ द हैवी रेनफॉल, जहाँ पे बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है, बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, फॉरेस्ट जो होते हैं एसोसिएटेड होते हैं उस एरिया से हैविंग द अबंडेंट वाटर सप्लाई, कि बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है तो वाटर सप्लाई बहुत ज्यादा होगा। ठीक है। एज द अमाउंट ऑफ द मॉइस्चर डिक्रीज, और जहाँ पे आपका मॉइस्चर डिक्रीज होता है, साइज ऑफ द ट्रीज और डेंसिटी रिड्यूसेस। हाँ, जहाँ पे आपका बहुत ज्यादा आपकी वाइट, जैसे एग्जांपल दूं, जो हमारी पूरी अर्थ है, अर्थ के जो इक्वेटर है जो 0 डिग्री है, वहां पे बहुत ज्यादा आपकी वो होती है, सन की डायरेक्ट रेस पड़ती है, तो बहुत ज्यादा गर्म होता है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो बहुत ज्यादा बारिश होती है, बहुत ज्यादा बारिश होती है, तो बहुत सारे आपके ऐसे पेड़ पौधे हैं, वहां पे बहुत ही ज्यादा डेंस फॉरेस्ट मिल जाएंगे आपको, एवरग्रीन फॉरेस्ट मिल जाएंगे। लेकिन वहीं अगर आप थोड़ा सा मतलब ट्रॉपिक्स में शिफ्ट हो जाओ, ऊपर या नीचे चले जाओ थोड़ा नॉर्थ में, साउथ में, तो आपको छोटे मतलब छोटे छोटे पेड़ दिखेंगे, थोड़े कम छोटे। और जो बिल्कुल ही आप पोलर एरिया में चल जाओ तो वहां तो अलग ही पेड़ दिखते हैं, उनकी तो पेड़ प्लांट की जो वैरायटी होती है जो पेड़ की, वो भी बिल्कुल ही अलग हो जाती है। तो ये डिपेंड करता है, जितना ज्यादा पानी, जितना ज्यादा न्यूट्रिशन, जितना ज्यादा टेम्परेचर, उसकी वजह से उतना ही अच्छा आपका वेजिटेशन। ठीक है। और जितना ये सब चीजें कम, उतनी ही आपकी वेजिटेशन भी कम हो जाती है। तो वही है, मॉइस्चर की वजह से आपका साइज ऑफ द ट्री भी छोटा हो जाता है, क्योंकि उन्हें खाना नहीं मिला, खाना नहीं मिला तो वो छोटे रह गए। ठीक है। तो वही शॉर्ट स्टंटेड ट्रीज भी होते हैं, ग्रासेस भी होते हैं, वो वहां पे होते हैं जहाँ पे कम रेनफॉल होती है। ठीक है। फिर आपके थॉर्नी श्रब्स, वो उस जगह पे होते हैं जहाँ पे और भी कम, मतलब शॉर्ट वाले तो जहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल है, और थॉर्नी तो मतलब बिल्कुल जो कांटेदार होते हैं, तो वो तो बिल्कुल ही लो रेनफॉल में। और थॉर्नी श्रब्स हमें मिलते भी कहाँ पे, ज्यादा डेजर्ट वाले एरिया में। डेजर्ट में देखा नुकीले नुकीले हमारे प्लांट होते हैं, जैसे कि हमारा कैक्टस, वहाँ पे क्या होता है, वो नुकीले इसलिए होता है ताकि वो जो होता है ना, उनके जो लीफ है वो इतनी बड़ी नहीं होती, छोटी छोटी होती है, ताकि जो इवेपोरेशन है, जो उनके अंदर से जो पानी इवेपोरेट हो सकता है, वो ना हो। इसलिए उन्होंने अपना स्टोमेटा भी बंद रखा होता है। आप साइंस में पढ़ते हो ना, स्टोमेटा उनका बंद होता है, मुंह बंद करके रखते हैं, वो रात को अपना खाना बनाते हैं। तो ये सब चीजें। ठीक। तो ये थॉर्नी स्क्रब्स जो होते हैं, वो स्क्रब्स जो होते हैं वो ड्राई एरियाज में होते हैं, लो रेनफॉल। इन सच एरियाज प्लांट हैव द डीप रूट्स, और इनके जो प्लांट जो होते हैं ना, उनके डीप रूट होते हैं थॉर्नी श्रब्स के। क्यों होते हैं? देखो, पानी आता नहीं है। अब जब आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप क्या करते हो, दूर दूर तक जाते हो। जैसे आपको कुछ, जैसे हम बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं, मान लो आपको मोमोज खाने का मन है और बहुत ज्यादा मन हो रहा है, तो आप क्या करोगे, और मोमोज के बिना मतलब आप रह ही नहीं पाओगे, उस दिन रहना ही नहीं चाहते, तो आप क्या करोगे, पहले अपने नियर बाय देखोगे, आपको नहीं मिला मोमोज, तो आप दूसरी वाली शॉप पे जाओगे, वहां पे नहीं मिला, आप और दूर जाओगे, तो क्या हो गया, मोमोज खाने के लिए आप इतनी दूर चले गए। हाँ, ठीक है। ऐसे ही अब जो हमारे जो प्लांट्स होते हैं, जो थॉर्नी वाले होते हैं, इनको क्या होता है, पानी नहीं मिला, मान लो बारिश नहीं आई, बारिश बहुत ही कम आई, बहुत ही ज्यादा कम आ गई, तो इनके जो रूट्स होते हैं ना, जब भी इनको पानी चाहिए होता है तो वो और नीचे फैलेंगे, और नीचे फैल फैल के देखेंगे कहीं हमें थोड़ा बहुत पानी ना मिल जाए, पानी मिल जाए, हम अपना खाना बना लें। ठीक है। तो वो ये डीप रूट्स हो जाते हैं इनके। ठीक है। जो एवरग्रीन वाले होते हैं ना, जहाँ पे बहुत ज्यादा पानी वानी होता है, उनके रूट्स नहीं होते इतने डीप, उनके तो छोटे होते हैं, उन्हें खाना बनाने के लिए ढूंढना ही नहीं पड़ता, खाना सामने पड़ा है। जैसे हम लोग हैं, आजकल के बच्चे कैसे हैं, बिल्कुल बिल्कुल मम्मी एकदम पास है पर उसके रहती है, बेटा खा ले खा ले खा ले, तो हम वो खाते हैं, है ना। तो ये क्या है, हम तो बिल्कुल मेहनत ही नहीं करते अपना कोई काम करने के लिए, प्लेट भी नहीं उठा के लाते, ना प्लेट रख के आते हैं। लेकिन वही हमारे जो थॉर्नी वाले हैं वो बड़े मेहनती वाले बच्चे हैं, क्योंकि इनको मिलता नहीं है, तो बेचारे दूर दूर तक जाते हैं, जो गरीब बच्चों की जैसे होते हैं हमारे ये। ठीक है। और ये जो होते हैं हमारे थॉर्नी होते हैं, और वैक्सी सरफेस होती है इनकी, ताकि रिड्यूस कर सके आपका मॉइस्चर, मतलब मॉइस्चर ओन ना जाए। अब एक होती है वेजिटेशन, टुंड्रा वेजिटेशन। टुंड्रा वेजिटेशन कहाँ पे होती है, ये पोलर रीजन में होती है, क्योंकि पोलर रीजन में जैसे ऐसे वाले पेड़ देखे ना क्रिसमस वाले, ताकि इनके ऊपर अगर बर्फ गिरे तो वो ऐसे झड़ जाए। नहीं तो अगर बर्फ गिरी रहेगी एक जगह पे तो क्या होगा, वो गीला गीला रहेगा प्लांट, और वो प्लांट की जो लीव्स होगी वो खराब हो जाएगी, पत्तियां जो है खराब हो जाएगी, सड़ जाएगी। इसलिए इनके प्लांट्स भी ऐसे ऐसे होते हैं। ठीक है। और बिल्कुल ही बहुत ज्यादा वहां पे, मतलब जहाँ पे बहुत ही ज्यादा ठंड है, बहुत ही ज्यादा एक्सेसिव रेन, मतलब जो स्नोफॉल भी गिरे वो भी एक्सेसिव है, तो वहां पे तो सिर्फ आपको दो ही मेन चीज मिलती है, या तो मॉसेस मिलते हैं प्लांट्स के नाम पे, या वेजिटेशन के नाम पे, या लाइकन्स मिलते हैं। ठीक है। जो आपके पेड़ों पे लग जाता है, लाइकन्स घर में भी लग जाते हैं कहीं कहीं, तो वैसे वाली जगह पे वो चीज हो जाती है। ठीक। अब देखो, कंजर्वेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो अभी हमने ये देख लिया कि हाँ, हमारा नेचुरल वेजिटेशन में होता कैसा है, कैसे कैसे क्या प्लांट होते हैं। अब हम ये देखेंगे कि उनका कंजर्वेशन कैसे करते हैं। तो फॉरेस्ट जो होते हैं वो हमारी वेल्थ है, मतलब इसमें बहुत सारी चीजें मिल जाती है आपको। प्लांट्स जो होते हैं वो आपको क्या देते हैं, प्लांट्स गिव शेल्टर टू द एनिमल्स, प्लांट्स की वजह से हमें घर मिलता है जानवरों को रहने के लिए, है ना। और हमें भी घर मिलता है, हम उनसे प्लांट से मतलब अपनी लकड़ियों से अपना घर बनाते हैं। अब आप सोचोगे हम तो लकड़ियों से बनाते नहीं है,
लेकिन बहुत सारे जो ठंडे इलाके होते हैं वहाँ पे प्लांट से जो लकड़ी होता है ना, वहीं उसी के घर बनते हैं, क्योंकि लकड़ी के जो घर होते हैं ना वो बहुत गर्म होते हैं। और हमारे घर जो होते हैं वो सीमेंट के इसलिए बनते हैं क्योंकि हम गर्म एरिया में रहते हैं, तो हमें ठंडे घर चाहिए, इसलिए हम सीमेंट के घर बनाते हैं। ठीक है। अब देखो, चेंजेस जो होते हैं हमारे क्लाइमेट में और ह्यूमन इंटरफेरेंस में, इसकी वजह से क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा हम जो ये है वेजिटेशन जो है हमारा बहुत ज्यादा खतरे में है, हम लॉस लूज कर रहे हैं इसे। ठीक है। और वेजिटेशन क्या खतरे में, हम तो अपने घर में रह ही रहे हैं, लेकिन अब हम हमारी पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई, हम अलग अलग जगह पे इधर घर बना लिया, उधर घर बना लिया, मतलब फॉरेस्ट को काट काट के हम घर बनाते जा रहे हैं, घर में तो अपना एग्रीकल्चर करते जा रहे हैं। तो इसकी वजह से जो होता है, जो हमारे बेचारे एनिमल्स जो है, जैसे कि इतना बड़ा हाथी, मेरा साथी वाला हाथी है हमारा, या हमारे जो टाइगर है, या बहुत ज्यादा ऐसे वाइल्ड लाइफ वाले जो वो जानवर है, वो क्या करते हैं, अपना नेचुरल हैबिटेट मतलब होता है अपना घर, जहाँ पे वो नेचुरली रहते हैं जंगलों में, वो खोते जा रहे हैं। और वो फिर आर्टिफिशियल घरों में रहते हैं, जैसे कि पिंजरे में रहना, या छोटा मोटा हमने जू बना दिया, वहां पे हमने भेज दिया, ऐसी जगह पे रह रहे हैं बेचारे, एकदम खुले इलाके में कहाँ रहने वाले बच्चे बेचारे, ये जानवर, हमने उनको एकदम पिंजरे जैसी जमीन दे दी है। और हम लोग इतने ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ गए कि हम लोग अपने अपने घर खुले खुले बना लिए। ठीक है। तो ये सब चीजें फॉर द प्लांट्स है ना एनिमल्स, इनके नेचुरल हैबिटेट क्या हो रहा है, लूज होता जा रहा है। बहुत सारे स्पीसीज जो है वो भी बहुत ज्यादा वल्नरेबल है। वल्नरेबल का मतलब बहुत ज्यादा ऐसे नजुकिया सी है, मतलब बहुत ज्यादा खतरे में है, एंडेंजर्ड है। ठीक है। और इतनी ज्यादा डेंजर में होती है बेटा वो स्पीसीज की, वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है। जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल दूं, आप सोचोगे एक्सटिंक्ट मतलब क्या होता है, एक्सटिंक्ट मतलब कि अब वो खत्म ही हो चुकी है, अब है ही नहीं आपके यहाँ पे। ठीक है। एग्जाम्पल दूं, डायनासोर। डायनासोर आज की डेट में दिखता है किसी को, डायनासोर नहीं दिखता ना। क्यों नहीं दिखता, क्योंकि वो खत्म हो चुका है डायनासोर, क्योंकि वो एक्सटिंक्ट हो चुका है। ठीक है। तो ये चीज है। अब क्या है, हम ये क्यों खत्म होते जा रहे हैं इनके वजह से, क्योंकि हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। भाई मैंने बताया कि पेड़ काटते हैं, हम अपना घर बना लेते हैं, पेड़ काट दिए, सॉइल इरोजन हो गई, बेचारों की सॉइल भी चली गई, हमने इधर अपनी बिल्डिंग बिल्डिंग बना ली, फॉरेस्ट में आग लग गई, कभी सुनामी आ गई, कभी लैंडस्लाइड आ गया। तो ये सारे कारण है कि इनके बेचारों के जो नेचुरल हैबिटेट, जो नेचुरल घर है इनके, वो टूट जाते हैं। ठीक है। तो कुछ ह्यूमन और कुछ नेचुरल फैक्टर्स जो होते हैं, इन्हीं की वजह से हमने इनका नेचुरल हैबिटेट ही खत्म कर दिया। तो इसकी वजह से बेचारे जो जानवर है वो क्या होते जा रहे हैं, एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। और एक और मेन प्रॉब्लम चल रही है इनकी, पोचिंग। अब पोचिंग क्या होता है बेटा, पोचिंग मतलब होता है, जैसे अभी हाथी है ना, इसका दांत दिख रहा है, इसके दांत में ना बहुत ज्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है। तो हम क्या करते हैं ना, लोग जनरली इनके दांत काटने के लिए, ऐसे वन हॉर्न डायनासोर होता है, इनके दांत में बहुत ज्यादा वो होते हैं, मतलब मिनरल्स होते हैं, इनके दांत को काटने के लिए पूरे जानवर को मार देते हैं। ठीक है। जानवर को मार के ये जो इनके दांत होते हैं इनको काट के इसको इलीगल सेल किया जाता है, इसको हम बोलते हैं पोचिंग। तो उसकी वजह से भी हमारे बहुत ज्यादा जानवर मरते जा रहे हैं। तो ये भी एक दिक्कत आ गई है, पोचिंग होने लग गई है। तो इसकी वजह से भी डिक्लाइन हो रहा है नंबर ऑफ द पर्टिकुलर स्पीशीज। बहुत सारे हमारे हाथी चले गए, बहुत सारे वन डायनासोर हमारे खत्म हो गए हैं। ठीक है। इसको लोग कलेक्शन करते हैं, इलीगल ट्रेड करते हैं। और सिर्फ ये तो मैंने दांत का एग्जांपल दिया, कुछ जानवर होते हैं उनकी स्किन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि आपकी चमड़ा वगैरह जो होता है ना, जो आपका शेर का, चीता का, इन सब का चाहिए तो लोग उनको ही मार देते हैं। स्किल्स चाहिए, किसी किसी के नेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है तो नेल्स के लिए उनको मार दिया जाता है, किसी के टीथ, किसी के हॉर्न्स, सींग जो होता है। ठीक है। किसी हाथी के तो बेचारे के टीथ, और जो वन हंड्रेड डायनासोर है उसके हमारे हॉर्न्स। ठीक है। और कहीं कहीं पे कुछ कुछ पेड़ों के वो उनकी जो पंख होते हैं, मतलब सॉरी पेड़ों के नहीं, हमारे जानवरों के जो पंख होते हैं, फेदर्स, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसको वो कर देते हैं लोग, यूज करने लग जाते हैं। तो इसी तरीके से आपको पता है कुछ एनिमल्स जो होते हैं, जैसे कि टाइगर, लॉयन, एलिफेंट, डियर, ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, राइनोसोर, स्नो लेपर्ड, ऑस्ट्रिच, पीकॉक, इतने सारे एनिमल्स हैं जो जिनके साथ पोचिंग वाली एक्टिविटी हो रही है। ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें सबसे पहले तो अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए। कंजर्व करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, अवेयरनेस। लोगों को पहले बताओ कि ये सब चीजें नहीं करनी है, ये लोग खत्म हो जाएंगे तो हमें भी दिक्कत हो जाएगी बाद में चल के। ठीक। अब क्या क्या मेथड्स हैं इसको बचाने के, तो ये हमारे कुछ मेथड्स हैं और हमने जो कर रखे हैं बेसिकली। तो पहला मेथड क्या किया हमने, नेचुरल पार्क बना दिए, नेशनल पार्क, नेचुरल नहीं सॉरी नेशनल पार्क बना दिए, बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना दिए, और बहुत सारे बायोस्फीयर रिजर्व बना दिए। ये तीनों ही थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है इसमें, आपके लिए डिफरेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, मतलब एक जू जैसा एरिया बना दिया जहाँ पे बहुत सारे जो जानवर वगैरह वो रह पाते हैं। और यहाँ पर आप कोई भी एक आम इंसान जो है वो इनको नहीं मार सकता, इलीगल है, और अगर कभी मार के पकड़ा गया तो उसको जेल हो सकती है। ठीक। तो ये सारी चीज हमने करी है, पहला मेथड ये हो गया। दूसरा कि आप लेक्स वगैरह जो है, मतलब जहाँ पे ये लोग रहते हैं उनकी घर को बचाओ, क्योंकि घर रहेंगे तभी तो इंसान वो उनके जानवर रहेंगे, घर ही तोड़ दोगे तो कहाँ जाएंगे बेचारे जानवर। तो उनका घर, उनका जो जो वो खाते हैं पीते हैं, उन सबको भी हमें कंजर्व करना चाहिए, जैसे कि कंजर्वेशन करो उनके क्रीक्स का, उनके लेक्स का, उनके वेटलैंड्स का, ताकि बहुत सारे आपके जो रिसोर्सेज हैं उनका जो डिप्लीशन हो रहा है वो कम हो, और एक बैलेंस बना रहे एनवायरमेंट के नंबर ऑफ स्पीशीज में, ताकि वो डिस्टर्ब ना हो, मतलब जितने होने चाहिए उतने रहें,
ठीक है, आपको पता है बहुत सारे चीता भी मार दिए हमने, इतने सारे चीता मार दिए कि चीता भी नहीं है आज की डेट में। जो हमारे यहाँ पे जो चीता था वो बहुत ज्यादा मर गया, हम बाहर से लेके आए अभी चीता। ठीक है, ठीक। और बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज है उन पे भी हमें कंट्रोल करना चाहिए। तो ह्यूमन एक्टिविटी में बहुत ज्यादा हमें कंट्रोल करना चाहिए ताकि उनका नेचुरल हैबिटेट जो है वो खत्म ना हो। ठीक है, और जो इनडिस्क्रिमिनेटली तरीके से जो लोग मार दे रहे हैं उनको, उसको नहीं मारना है, ताकि हम उसे बचा सके, अभी के लिए नहीं बाद के लिए भी। उनको एक्सटिंक्शन से बचाने के लिए हम ये कर सकते हैं कि उनकी घर जमीन जहाँ पे वो रहते हैं उन सबको बचाया जाए ताकि वो लोग बच सके। तीसरा हम क्या कर सकते हैं, अवेयरनेस कर सकते हैं, बहुत सारे अवेयरनेस कैंपेन चला सकते हैं, जैसे कि आप रोल प्ले करते हो स्कूल में कि पेड़ों को मत मारो, पेड़ की एक्टिंग कर सकते हैं हम, बहुत सारे पेड़ उगा सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। पेड़ भी उगा सकते हैं, या तो पूरा जो वो होता है हमारा ये जैसे जानवरों का इंसानों से क्या रिलेशन है, हम लोग कैसे डिपेंडेंट है, वो लोग हमारे कैसे वो है, लोग के अंदर ये एक फीलिंग जगाना। मतलब पहले के लोगों में तो फिर भी थोड़ी सेंसिटिवनेस थी, अब तो और ज्यादा खत्म होती जा रही है, लोग बिल्कुल सोचते ही नहीं, सिर्फ अपना सोचते हैं लोग। तो वो सब चीजें खत्म करनी चाहिए। तो हमें रीजनल लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे ऐसे प्रोग्राम्स रखने चाहिए, जैसे कि वन महोत्सव। ठीक है, स्कूल के चिल्ड्रन जो है उनको एनकरेज करना चाहिए कि वो बर्ड को वॉच करे, देखें, विजिट करें नेचर को। अब जैसे स्कूलों में क्या होता है, पिकनिक पे लेके जाते हैं, तो पिकनिक पे हमें कहाँ कहाँ लेके जाना चाहिए, ऐसी जगह पे जहाँ पे बच्चे जो होते हैं ऐसे जानवरों के साथ इंटरेक्ट कर सके, जू ले जाएं। ठीक है, अब जू मतलब ये नहीं कि बिल्कुल खुले हैं जानवर, नहीं, लोग देख सके, बच्चे देख सके कि हाँ वहां पे ये चीज है, कैसी है, हमें कैसे प्रिजर्व करना चाहिए, कैसे हमने इनके साथ इतना बुरा कर दिया, उनको हमें सेव करना चाहिए। ठीक, तो ये सब चीजें, तो बच्चों को उसकी अवेयरनेस दी जाए, अपने बर्ड्स की, अपने नेचर के बारे में उनको नेचर से कनेक्ट किया जाए। ठीक है, और जो भी हमारे लॉज वगैरह हैं हमें वो भी बनाने चाहिए, जो हमने लॉज बना रखे हैं उनको ढंग से इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ठीक है, और बहुत सारे देशों ने बना नहीं रखे लॉज, तो हमें वो भी बनाना चाहिए। ठीक, इसके अलावा बेटा ये तो हमने छोटे छोटे जो स्टेप्स हैं, इसमें भी आप बहुत सारे अंदर अंदर बहुत सारे पॉइंट्स बना सकते हो, जैसे कि ये पॉइंट है, इसके अंदर फिर 2-3 पॉइंट्स बना सकते हो, इसके अंदर 2-3 पॉइंट्स बना सकते हो। ठीक, अब उसके बाद और इलीगल हमारी जो भी जो चीजें हैं, इनकी जो कोचिंग होती है उस पर हमें रोक लगाना चाहिए, बहुत अच्छे अच्छे रूल्स बनाने चाहिए। अगर कोई कोई इलीगल कोचिंग कर रहा है तो उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, कोचिंग मतलब वही उनके सामानों को बेचना इधर से उधर इलीगल मार्केट में। ठीक, अब ये काम करने के लिए बेटा हमने एक वर्ल्ड के लेवल पर भी एक बॉडी बना रखी है, एक ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है। ठीक है, जैसे आपको पढ़ाने के लिए स्कूल है, ऐसे ही इन सब चीजों को रेगुलेट करने के लिए, देखने के लिए कि इनके साथ ऐसा ना हो, एक ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है। वो ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, साइट्स। ठीक है, साइट्स कन्वेंशन जो हो रखी है उसके तहत हमने क्या करा, लिस्ट कर रखा है बहुत सारे एनिमल्स को और बर्ड्स को जो ट्रेड के लिए प्रोहिबिटेड है, मतलब जिनको इलीगल बेचना खरीदना कानूनी जुर्म है। उसके लिए ये बॉडी बना रखी है जो ध्यान रखती है इस चीज का कि ऐसी चीजें ना हो, क्योंकि एक देश से भी दूसरे देश में जाता है, सिर्फ एक देश के बीच बीच में नहीं होता ट्रेड, एक देश से दूसरे देश में ये होता है, मतलब जाता है। तो वो चीजें भी बंद करने के लिए ये जो सारे काम है वो साइट्स करके जो है वो करते हैं। और कंजर्वेशन करने में बेटा, जो बचाने में सिर्फ हमें गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए, हमें खुद भी ऐसे एक्शन लेने चाहिए ताकि हम बचा सके अपने नेचुरल वेजिटेशन को। ठीक है, बस खत्म हो गया ये चैप्टर। थैंक यू। ठीक, सारे बच्चों को क्या करना है पता है ना, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, आपको पता है बेटा, जैसे आपको मोटिवेशन चाहिए होती है ना, मम्मी आपकी तारीफ करती है तो आपको खुशी मिलती है ना, या आपके पेरेंट्स या आपके मतलब पेरेंट्स या मतलब टीचर्स तारीफ करते हैं तो आपको अच्छा लगता है ना। ऐसे हम टीचर्स को भी अच्छा लगता है अगर आप उनकी थोड़ी सी तारीफ कर दो, उनको कमेंट कर दो कि मैम आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, या अगर कुछ दिक्कत भी लग रही है तो आप वो भी बताओ। मैं सिर्फ तारीफ करने के लिए नहीं बोल रही, मैं कुछ रिएक्शन देने के लिए, मतलब फीडबैक दो। सब्सक्राइब करो, मैंने देखा बहुत सारे बच्चे देख के जाते हैं वीडियो, लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे चैनल को। अब मुझे कैसे मोटिवेशन मिलेगी, मुझे कैसे पता चलेगा कि बच्चों को क्या दिक्कत